अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आज इशाल तबीयत की नासाजी की वजह से हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगी। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। इससे पहले कि हम आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें नाज़रीन, कुछ रिकैप ले लेते हैं पिछले हफ्ते का। बहुत सी हैपनिंग्स हुई हैं, बहुत सी शादियां हो रही हैं, आपके इल्म है शादियों का सीज़न भी चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक शादी है नीलम मुनीर की, और बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं, बहुत से तज्ज़िये भी हो रहे हैं। बड़ी शानदार लग रही थी, उनकी तकरीब भी बड़ी ज़बरदस्त थी। यूएई में मुकीम है एक बिजनेसमैन, राशिद नाम है इनका, और दोनों जो मियाँ बीवी हैं, जो कपल है, बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। और राशिद जो रिवायती लिबास है गल्फ़ का, निकाह की जो सेरेमनी थी उस पर भी नज़र डालते हैं। काफ़ी सितारे भी झिलमिला रहे थे, काफ़ी रंग रंग की तकरीब थी। और नीलम मुनीर जो कि अपनी एक्टिंग की वजह से तो मशहूर हैं ही, अपनी खूबसूरती की वजह से भी उन्होंने बहुत से अपने जो फैंस हैं उन्हें अपना गर्विदा बना रखा है। यहाँ पे उनकी फैमिली थी, उनके शोबिस के जो कुलीग्स हैं, जो सितारे हैं, वो भी मौजूद थे। और बहुत से लोग ये समझ रहे थे और शिकवा कर रहे थे कि जी नीलम ने कहीं छुप छुपा के तो शादी नहीं कर ली और बताए बगैर कहीं ये कारनामा तो सर अंजाम नहीं दे दिया। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने जो फैंस हैं उन्हें दिल बर्दाश्त नहीं किया, उन्हें छुपाया भी नहीं है कि वो शादी करने जा रही हैं। अलग ऐलान शादी की है और 2025 के आगाज़ में ही उन्होंने ये ज़बरदस्त फ़ैसला किया। यकीनी तौर पे शादी सुन्नत भी है, और जब आप ये खुशी का काम सर अंजाम देते हैं तो अपने फ़ैन्स को बताना चाहिए, क्योंकि फ़ैन्स बड़ी शिद्दत के साथ मुंतज़िर होते हैं। और काफ़ी अरसे से नीलम पर्दा स्क्रीन पे भी गायब थी, तो लोग मुंतज़िर थे कि आखिर वो किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। तो जी ये थी वो तैयारी जो कि फाइनली रिवील हो चुकी है। सफ़ेद रंग का ये ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है जिसके अंदर दोनों नज़र आए। मुख्तलिफ़ शूट्स में कुछ बारात की तस्वीर हैं, कुछ उससे पहले माइयों की तस्वीर आपने देखी थी। हमारी तरफ से ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला ये जो नया सफ़र है, नया आगाज़ है, ये खैर आफियत के साथ आगे बढ़े और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और इसी तरह से अब ये इन्होंने बताया नहीं कि वो आने वाले दिनों में किन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी, आया मीडिया का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने शादी कर ली है और अपने फैंस की, अपने चाहने वालों की ढेरों दुआओं के साथ उन्होंने ज़िंदगी की इस नई और इंतहाई अहम इनिंग का आगाज़ फाइनली नाज़रीन कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन बढ़ते हैं आतिफ असलम, इन्हें कौन नहीं जानता। पाकिस्तान हो, बरे सग़ीर हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, एक बड़े पैमाने पे दुनिया भर में इनके फ़ैन्स हैं। और एक उन्होंने प्लान था एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड मुतारिफ़ कराना था, जिसका वादा उन्होंने अपने चाहने वालों से कर रखा था। तो फाइनली उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। और एक ज़बरदस्त तकरीब हुई थी लाहौर में, और इसके अंदर शोबिस के सितारे भी थे। और ये इनकी एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत ही डैशिंग किस्म की इनकी आउटलुक है, गेटअप है। और ज़रा सुनिए कि किस तरह का गाना इन्होंने तैयार किया। तो बहुत से शोबिस के सितारे भी यहाँ पर थे। अदाकार आतिफ असलम ने बुनियादी तौर पर नाज़रीन मुल्क समेत दुनिया भर के नए और उभरते हुए गुलकारों को मौक़े फराहम करने का एक म्यूज़िक प्रोग्राम है बॉर्डर लेस वर्ल्ड मुतारिफ़ कराया है। और इस मौके पे हमज़ा अली अब्बासी भी थे, आप देख सकते हैं अपनी बेगम के हमरा, और नेमल खावर यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा दीगर शोबेस के सितारे थे जिनमें सबा कमर थी, देख सकते हैं आप सबा कमर खूबसूरत लग रहे हैं। सभी सपोर्ट करने पहुँचे हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त रॉक स्टार को। और आतिफ असलम की जो मौसीकी है आप उसको दाद दिए बगैर रह नहीं सकते। अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए जी उन्होंने। आपके इल्म है कि मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर भी उन्होंने अदाकारी भी किया, लेकिन जो उनकी मौसीकी है, जो उनकी गुलकारी है, उसके जो फैंस हैं वो लातादाद हैं। और ये जो प्लान है बुनियादी तौर पे ये भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि ये जो मौसीकी है या जो आर्ट है, ये अदाकारी है, इसकी कोई सरहद नहीं होती। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ टैलेंट मौजूद है उस टैलेंट को ना सिर्फ हंट करेंगे बल्कि उन्हें निखारेंगे। और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ज़बरदस्त प्लान है। तो इसके हवाले से जो भी नई चीज़ें सामने आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अहम मौज़ूआत की तरफ नाज़रीन। आज टॉप 5 स्टोरीज़ क्या होंगी सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। आपके इल्म है कि सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है और पीपल्स पार्टी काफ़ी नालान दिखाई देती है हुकूमत वक्त से। वो अब एक तरह की धमकी दे चुके हैं। शाज़िया मरी साहिबा हों, इससे पहले बिलावल भुट्टो भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके। गवर्नर पंजाब काफ़ी नालान दिखाई देते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो शिकायत तो पंजाब के अंदर ये भी है
कि हमें हमारी मर्ज़ी की जो तकर्रियाँ हैं, जो एक हमारा हिस्सा बनता है, या जो हमारी एक कम अज़ कम कंट्रीब्यूशन है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो वो हमें मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। बहरहाल वो कहते हैं कि जिस दिन हिमायत ख़त्म हो गई, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग को ये वार्निंग एक तरह की सामने आ चुकी है। इसके बाद बात होगी शहबाज हुकूमत के बारे में, आपको बताएंगे, क्योंकि एक वादा उन्होंने कर रखा था स्टारलिंक के पाकिस्तान लाने का, तो इंटरनेट की बेहतरी के हवाले से, आईटी सेक्टर की बेहतरी के हवाले से स्टारलिंक के बारे में भी एक बड़ी पेशरफ्त, एक बड़ी खबर सामने आई है। वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक आखिर पाकिस्तान कब आ रही है। फिर बात होगी आज के टाकरे की, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान। आपके इल्म में है दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और पाकिस्तानी टीम को फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग में जमकर बैटिंग करने का मौका मिला है और एक सेंचुरी भी बनी है, ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी हुई। कौन क्या करने में कामयाब हुआ, इसका भी जायज़ा लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि महंगाई की लहर जो कि पाकिस्तान में थमने का नाम नहीं ले रही, एक बार फिर से उसमें शिद्दत आई है। चिकन के साथ साथ सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। तो कहां कहां कितनी महंगाई हो चुकी है, इसका भी जायज़ा लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि साल 2025 किन सितारों के लिए लकी रहेगा और वो कौन से सितारे हैं जो डोमिनेट करेंगे, जो कि मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगा। तो ये सारी वो टॉप स्टोरीज़ हैं जिसका एक एक करके हम जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, ज़रा बात कर लेते हैं हम मुज़ाकरात के मामले की। और आपके इल्म में है पीपल्स पार्टी काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी दिनों से शिकवे शिकायत चल रहे हैं, लेकिन मामला है क्या, ये जान लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हम काफ़ी दिनों से ये सर्द जंग देख रहे थे, बयानात की हद तक बिलावल भुट्टो शिकवे करते रहते हैं, फिर उस पर पिघलाने के लिए उस बर्फ़ को कोई और आ जाता है, कोई और उसको लेवल करने के लिए आता है, लेकिन अभी एक तरह की वार्निंग है। वो कहते हैं हमारी हिमायत ख़त्म हो गई तो आपकी हुकूमत जाती रहेगी। असल मुद्दा है क्या? क्या पंजाब के अंदर उनको सही हिस्सा ना मिलने, अपनी मर्जी की तकर्रियाँ ना करने का शिकवा है, या मामला कुछ इससे बढ़ के है? जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसमें अगर हम एक जायजा लें तो पता चलता है कि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा, जी। बल्कि गवर्नर पंजाब और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ सिंध के कुछ रहनुमा इस हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में जो कुछ चाह रही थी उसमें से गवर्नरशिप तो उन्हें मिल गई है, लेकिन इसके बाद उन्हें ये शिकायत है कि उनके हलकों के अंदर तरक्याती फंड्स के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, जो चीजें तय हुई थी वो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज भी देखना होगी कि पीपल्स पार्टी बड़ा केयरफुली इस वक्त चल रही है और उन्होंने इसीलिए तमाम आईनी ओहदे अपने पास रखे ताकि इंतजामी अमूर के अंदर जो भी तनकीद हो वो मुस्लिम लीग नून पर हो। अब जी। कई ऐसे मामलात हैं कि जिसपे हुकूमत के इत्तेहादी भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर इंटरनेट की बंदिश का जो इशू है, ये बड़ा एक अहम मामला इसलिए है कि इसमें बहुत से नौजवानों का रोजगार, लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। जी। तो अब ये ऐसा कदम है कि जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और पीपल्स पार्टी के लिए भी खासा मुश्किल है कि वो इस तरह के इकदामात को बतौर इत्तेहादी लेकिन जस्टिफाई करें। लेकिन निज़ामी साहब, इसलिए आपको लगता है कि नून लीग या नून लीग के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंटरनेट की बंदिश के, चाहे वो फायरवॉल की तनसीब हो, वीपीएन की बंदिश हो या दीगर इकदामात हों, या फिर फैसला कहीं और से होता है, इनको सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना होता है और इसी वजह से उन्हें ये सारा इल्ज़ाम भी सहना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपकी निशानदेही इसलिए दुरुस्त है कि ये मामलात बिल्कुल वजारत दाखिला और मोहसिन नकवी साहब के मातहत जो इक़दामात किए जा रहे हैं और उनके दोस्तों की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके ऐन मुताबिक हैं। लेकिन उसका पॉलिटिकल फेस मुस्लिम लीग नून ने ही बनना पसंद किया है। तो जब आप पॉलिटिकल फेस बनते हैं तो फिर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियासत ये का शिकवा पॉलिटिकल फेस नून तो लीग बने। के बहाने पीपल्स पार्टी भी उन्हीं फैसला साजों से कर रही है जो ये तमाम डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो ग्रांट्स का मिलना हो या फिर इंटरनेट की बंदिश हो या फिर दीगर जो वो चीज़ें जिनकी डिमांड्स हैं पूरी ना होना? जी, इस वक़्त 2 तरह के जो ख़्यालात हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। एक तो ये है कि अगर इन हाउस चेंज होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 सालों में एक मिसाल बन चुकी है, एक ट्रेडिशन बन चुकी है, तो उसमें जो सबसे बड़े
प्लेयर होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए। और दूसरा मसला ये है कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट भी बनती है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल होते हैं, तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म नहीं लिया जाएगा। तो अच्छा, इसलिए इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी अपने आप को एज ए नेक्स्ट प्लेयर भी साथ साथ प्रेजेंट कर रही है, रेलेवेंट और रखना इसलिए चाहती है। वो अच्छा निज़ामी साहब, कहीं इख्तलाफी बयान दे। बैकडोर कोई हवाओं का रुख तब्दील तो नहीं हो रहा, कोई नई सेटलमेंट्स तो नहीं हो रही? एक तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, गो कि अभी तक रिटर्न कोई उनकी डिमांड सामने नहीं आई, लेकिन 190 मिलियन पाउंड का केस 2 बार उसकी तारीख आ चुकी, फैसला नहीं आ पा रहा। तो क्या कोई नया सेटअप तैयार होने जा रहा है? इस चीज़ को भांपते हुए पीपल्स पार्टी थोड़े से अपने नाखुन दिखा रही है और उनको पता चल चुका है कि कुछ चेंज होने जा रहा है? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो खासा कबल अज वक्त है। उसकी वजह ये है कि अभी तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से कोई टाइम लाइन मुकर्रर नहीं हुई, या कोई ऐसे बुनियादी इकदाम नहीं हुए जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि तलखी कम हो रही है। हाँ, वो मामला शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि ये चीज किस जगह पे जाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो भी नया सेटअप बनेगा उसके अंदर पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक स्टेक होल्डर होगी, लेकिन ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो रियासत के दीगर इदारों की मुशावरत के बगैर वो असम्बली के मौजूदा स्कोर कार्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए फिर वो बयानात के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं, क्योंकि अगर यही सेटअप बनना होता तो ये ऑप्शन 8 फरवरी के बाद भी थी कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि जब MQM और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में इत्तेहादी होते थे, तो वो 4-6 महीने लड़ते थे, उसके बाद जी हाँ। फिर इत्तेहादी बन जाते थे, फिर नाराजगियां हो जाती थी। हम्म। तो अभी भी वही वाला मामला चल रहा है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद के लिए, अवाम में एक मुस्बत चेहरे के लिए रखा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जो हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो या बाकी मामला हो, उनके अंदर वो हुकूमत के साथ ही खड़े नजर आते हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये एक गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन है, कि अच्छा, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी को एक अहम तो खिलाड़ी के तौर पर अभी इंट्रोड्यूस क्या करवाया ऑप्शन जा है? रहा है। हुकूमत, नून लीग की हुकूमत के पास क्या ऑप्शन दिखाई देती है? एक तरफ PTI, उनकी डिमांड्स हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि जी हमें जो तो हमारे गिरफ्तार लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए, बानी PTI को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और दूसरी तरफ उनके अपने इत्तेहादी उनसे नाला हैं, वो उनको इस तरह की वार्निंग्स दे रहे हैं। तो उनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं और किस तरह से वो टैकल करेंगे इन मामलात को? देखिए, जब तक मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होते उस वक्त तक तो ये चीजें इसी तरह स्टैंड स्टिल पे रहेंगी, क्योंकि अभी मुज़ाकरात बड़ी इब्तदाई स्टेज पे हैं, और ऐसे मरहले के अंदर जो प्रिडिक्शंस हैं या सियासी रहनुमाओं की स्ट्रेटजीज हैं वो नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के मामलात को देखते हैं, तो वो बिल्कुल अभी आगाज है। उसके अंदर अगर कोई एक दो ऐसे इकदाम होते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज भी नहीं आएगा, सुनने में यही आ रहा है, तो इसका जी। मतलब ये निकाला जा सकता है कि बहरहाल इसका कहीं ना कहीं मुज़ाकरात से ताल्लुक है, कि अगर मुज़ाकरात किसी डगर पे चलते हैं तो इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं होल्ड किया जा सकता है। तो इसलिए अभी ये थोड़ा सी चीजें मेच्योर होंगी, मुज़ाकरात के अंदर कोई एक दो बुनियादी नुक्ते तय होंगे, उसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि जी मुल्क की सियासी मंजरनामे में क्या चेंज आएगी। अभी तो दोनों जानिब से सियासी गोलाबारी भी हो रही है, मुज़ाकरात की टेबल पे भी लोग लेकिन बैठे हुए गुरेजा हैं, क्यों है आपके लेकिन ख्याल में अभी निज़ामी तक साहब? PTI की तरफ से रिटर्न कोई एग्रीमेंट या कोई डिमांड्स ना लिखना, क्या वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, या फिर उनको ये खदशा है कि आज हम अगर रिटर्न में दे देते हैं तो कल को हमें उस पर तनकीद का सामना हो सकता है, तो ज़बानी कलामी ही सारे मामला तय किए जाएँ ताकि कल को सुबकी ना हो हमें? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि एतमाद दोनों तरफ मौजूद नहीं है, तो इसलिए दोनों फरीक अपने अपने कार्ड्स को बड़ी एहतियात से खेल रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे को ये मौका मिले कि वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उनके ऊपर जो है वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाए। तो इसलिए बड़े एहतियात से दोनों फरीक होल्ड करते हुए अपने अपने कार्ड्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को छुपाते हुए बैठे हुए हैं, ताकि मुस्तकबिल के अंदर दोनों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन मुज़ाकरात में फिर कहीं ना कहीं आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी फरीक 100% अपने मुतालबात मनवा ले। तो इसीलिए अभी देखना यह है कि एतमाद साजी के लिए जो इकदाम किए जाते हैं क्या वो पायदार होंगे।
अगर तो वो पायदार ऐसे में होते हैं नतीजा तो खेज फिर हो सकते हैं निज़ामी साहब, मुज़ाकरात ऐसे में नतीजा खेज होंगे अगर दोनों तरफ से एक संजीदगी नहीं है या सिंसियरिटी नहीं है। देखिए, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, अगर ये इसी तरह मौखर हो जाता है तो इससे हुकूमत की जानिब से ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी इसे देखा जाएगा कि फिलहाल जो सजाओं के मामलात हैं उनको हमने होल्ड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ भी हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ को ये कहा जा सकता है कि इस हवाले से हमने आपके लिए एक पॉजिटिव जो सीबीएम है वो कर दिया है। तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ उसका किस तरह से जवाब देती है। तो फिर ये तो एक तरह की इंडिकेशन भी है ना, क्योंकि वो दावे सारे फिर झूठ साबित होते हैं कि मुकदमात अपनी जगह चल रहे हैं, वो सब कुछ मेरिट पे हो रहा है, मुज़ाकरात अपनी जगह हो रहे हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मुज़ाकरात की वजह से फैसले डिले हो रहे हैं या तब्दील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर एक चीज़ सियासी बुनियादों पर हो रही है। निज़ाम साहब जी, वो कहते हैं कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो ये मामला तो बिल्कुल इस तरह ही है। जब मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी तो उस वक्त वो भी ये इल्जाम लगाती थी कि अदालती फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें पढ़ के सुना दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि अभी इदारे इतने मजबूत नहीं है, तो बहरहाल कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद ये सारे मामलात आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद थे और एक तरफ पीपल्स की तलवार लटक रही है, वो वार्निंग्स पे वार्निंग्स दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निज़ामी साहब भी कह रहे हैं और दीगर तजियाकारों की भी राय यही है कि गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला है। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सदर मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन बिलावल भुट्टो के ज़रिए, पंजाब की गवर्नर के ज़रिए और दीगर रहनुमाओं के ज़रिए बयानात दिलवाकर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि वो तमाम चीज़ें जिस पे उन्हें अवामी रद्दमल का सामना हो सकता है पीपल्स पार्टी को, उससे वो जान छुड़वाना चाहते हैं और कुछ चीज़ें वो मनवाना भी चाहते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से नून लीग टैकल करती है तमाम मामला को। एक तरफ पीटीआई का प्रेशर, दूसरी तरफ अपने इत्तेहादी का। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो सकती है। अभी बहुत सी अहम चीज़ें नाज़रीन जिस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी, बहुत से अहम टॉपिक्स हैं, एक ब्रेक के बाद शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ इंटरनेट की स्पीड की, जिसके अंदर हम काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और रही सही कसर इस गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। बार बार जो खलल डाला जा रहा है, कभी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है, कभी वीपीएन की बंदिश है, कभी कोई बहाना है, कभी कोई बहाना है, लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर भी आ चुकी है। आपके इल्म में एलोन मस्क की स्टारलिंक, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब मंजूरी का इंतजार है पीटीआई की तरफ से, और हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी होने की तस्दीक भी कर दी गई है। थोड़ी सी डिटेल अगर आपको बताएं तो पीटीआई हुकाम का ये कहना है कि स्टारलिंक की दरख्वास्त पर ही काम इब्तिदाई मराहिल में है और स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। ये मामला जो है ख़बरों में उस वक्त आया नाज़रीन जिस वक्त एक्स पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पाकिस्तानी सारिफ हैं सनम जमाली नामी, उनके ट्वीट का रिस्पांस दिया है खुद एलोन मस्क ने। बेसिकली स्टारलिंक को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की गई थी सनम जमाली की तरफ से। उन्होंने कहा था कि स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है और हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लिहाजा इसको हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। जिस पर एलोन मस्क ने रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें अब इंतज़ार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से गो हेड का, ग्रीन सिग्नल का, तो मामलात इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो हम दुनिया में 97वें नंबर पर है, 97 हमारा नंबर है इंटरनेट की फराहमी का, उसकी स्पीड का। ये 2025 का साल है और दुनिया 5G से आगे बढ़ रही है। हम कहाँ पर खड़े हैं? खुर्रम पाशा साहब साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरी मामला बेहतरी की तरफ कब तक जाएगा। खुर्रम साहब आपको वेलकम कहें पाकिस्तान मॉर्निंग में। हुकूमत की तरफ से दावे वादे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी अभी पोजीशन बहुत ही मखदूश है, 97वें नंबर पर हैं हम। क्या तवक्को की जा सकती है कि ये वाकई में जो दावे हैं वो हकीकत का रूप लेंगे? 2025 में हम इंटरनेट की स्पीड में 97 से बेहतरी देख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए जी, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद ये रखते हैं कि जो भी चैलेंजेस आए हैं, होपफुली हुकूमत और जो अदारे हैं वो उन चैलेंजेस का अदराक करके ये जो इंटरनेट की स्पीड है उसको इम्प्रूव करने में मदद देगी, जिसके अंदर पीटीए का अपना एक रोल है और जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जो बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे।
और साथ साथ ही अभी आपने स्टारलिंक की बात की, तो ये अगर इनके ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो ये खुशाइंद बात होगी, ख़ास तौर पे बिजनेसेस के लिए। जी। आम आदमी के लिए तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा ऐसा कदम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जारी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ ये भी आ जाती है कि एक बाहर की कंपनी और पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। अच्छा खुर्रम साहब, अभी तक हम देखते रहे कि ज़ेरे समुंदर जो हमारी केबल्स हैं उसके अंदर दीगर जो मसाइल हैं, जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है, वीपीएन की बंदिश है, उसकी वजह से जो खलल पड़ता है वो अपनी जगह, लेकिन आयरोस शार्क भी काट जाती है। अब वो जानबूझ के हमारी ही केबल को काटती है या दीगर ममालिक को भी इस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। ये जो स्टारलिंक है ये बुनियादी तौर पर सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सर्विसेज फराहम करते हैं, तो ये कितना बेहतर हो जाएगा, इससे कितनी बेहतरी हो जाएगी? देखिए जी, यही इसी वजह से मैं बात कर रहा था कि बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इंटरनेट, ये जो सबमरीन केबल आ रही थी, एक फिज़िकल केबल होती है, तो उसकी वजह से जाहिर बात है, जो भी मुझे नहीं पता कि समंदर में क्या एलिमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, बट होता है। बट जो एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्टारलिंक का सैटेलाइट के थ्रू जो लिंक होगा, उसमें बिजनेसेस को ख़ास तौर पे ये एक फ़ायदा होगा कि वो एक अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे, जो एक अक्सर चैलेंज रहता है। और मैं कहता हूँ कि हमारे एक मुल्क की एक परसेप्शन पे जो बिजनेसेस को इम्पैक्ट आता है, वो कंट्री की परसेप्शन पे आता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये एक फ़ायदा होगा, ना सिर्फ बिजनेसेस को, बल्कि उन इलाकों में जहाँ से कुछ बच्चे हैं हमारे, अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और वहाँ इंटरनेट की सहूलियात जी। अभी नहीं है, तो वो इस को भी यूज़ कर सकेंगे। ये जहन में रखनी चाहिए बात कि ये कुछ सस्ता ऑप्शन नहीं है। ये अच्छा। ऑप्शन थोड़ा महंगा है, इसकी एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है डिश वगैरह लगाने की, ठीक डिवाइस है। की, और इसकी जो बैंकिंग के चार्जेस हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो शायद आम आदमी इतना फ़ायदा ना उठा सके। हम आप जो आम यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा लेकिन अच्छा होगा, ये आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल जी, उनके उनको एक अच्छा जो है एक मिल जाएगा, ऑल्टरनेट मिल जाएगा। ख़ास तौर पे ये जो इंटरप्शंस, ये सबमरीन केबल या लैंडिंग स्टेशंस में एक कोई तो अच्छा चैलेंजेस खुर्रम आते हैं साहब, आप उसके। कह रहे हैं कि इंटरप्शन और ये जो खलल पड़ता है, स्पीड रुक जाती है या इंटरनेट सर्विस आना ही बंद हो जाती है, इसमें बेहतरी आएगी। स्पीड में कितना इजाफा होगा, अगर एक आप आम यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकें कि उसमें कितनी तेज़ी आ जाएगी? अभी तो 4G कह के हमें 1G या 2G स्पीड दी जा रही है, तो जो 5G का दावा है वो पूरा हो पाएगा इससे? देखिए, बात यह है कि अगेन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी वो जो है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, जो आपको ये सेटेलाइट के लिंक के थ्रू मिली होगी। वो आपको अभी भी जो ये केबल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं या फाइबर सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको इस तरह की स्पीड्स दे सकते हैं। लेकिन और जाहिर बात है कि जो आम लोग हैं, जैसे आपने 4G वगैरह की बात की, वहाँ वो एक चैलेंज आता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होगी, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसी वजह से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सब बिजनेसेस को काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे ई कॉमर्स पे बाहर या बाहर के मुल्कों में मैनेज सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी जिसके तहत वो एक अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी खुर्रम साहब बता रहे थे, एक सनम जमाली नामी पाकिस्तानी यूज़र हैं जिन्होंने ट्वीट किया, इलॉन मस्क ने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आपकी मालूमात क्या हैं, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और एक आम यूज़र को या फिर प्रोफेशनल्स को ये स्टारलिंक के ज़रिए सर्विसेज कब तक फराम हो पाएंगी इस्तेमाल के लिए? जी, सो मेरी नॉलेज में ये है कि स्टारलिंक ने कुछ अर्से पहले, आई थिंक 1.5 साल हो गया है, जी। ये अप्लाई किया था। और अच्छा। उसमें गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अदारे हैं, वो इसकी लाइसेंसिंग को, इसको अगर आपको यहाँ लैंडिंग राइट्स दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी चीज़ों को देखना होता है। फिर आपको जो नेशनल एजेंसीज हैं, वो सिक्योरिटी और उसके एंगल से भी उसको क्लियरेंस वगैरह देते हैं। और फिर जाहिर बात है, जो पीटीए है, वो एज अ रेगुलेटर इन तमाम चीज़ों को देख के अप्रूवल दे रही होती है।
उसमें मेरा मैं कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कितनी देर और लग सकती है। ये कोई हुकूमती या पीटीआई के जो एहलकार हैं वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ये इस क्वार्टर में 2025 के शुरू में ये अवेलेबल हो जाता है तो इससे हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। ख़ास तौर पे जैसे इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह की कंपनीज होती हैं, और अब हम हम बात कर रहे हैं डिजिटल ये एग्री फार्मिंग वगैरह की। तो उन इलाकों में खास तौर पे जहाँ अभी इंटरनेट के अच्छा लिंक्स नहीं है, वहाँ ये एक बहुत अच्छा मवासलात का वाया मीडिया बन सकता है। बन तो सकता है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर को ऊपर ले जाने की बात होती है, चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, महकमों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, स्टारलिंक लाने की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं इलॉन मस्क की एक्स को सोशल मीडिया राब्ते की जो वेबसाइट है उसे पाकिस्तान में एक अरसा दराज से बंद किया गया है। तो इस दोहरे मयार को आप कैसे देखते हैं? और ये स्ट्रेटजी ठीक है कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है आप उसमें लोगों को एजुकेट करने के बजाय, उसमें बेहतरी लाने के बजाय उसको सिरे से बंद ही कर दें, ये तरीकाकार ठीक है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है कि स्टारलिंक का जो भी हम बात कर रहे हैं कि लिंक फॉर बिजनेसेस, उनको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाइपलाइन मिल रही है, कम्युनिकेशन पाइपलाइन मिल रही है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे मैंने कहा, बिजनेसेस वगैरह के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। अब बात आ गई जहाँ तक आप कह रहे हैं सोशल मीडिया की, एक्स की बात कर रहे हैं, उसमें जाहिर बात है हुकूमत के अपने कुछ जो भी खदशात हैं उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है कुछ और ममालिक हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का हमें पता चला है जिसे वो सोशल मीडिया में वो 16 साल से कम लोगों को सोशल मीडिया के यूजेज पे बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं वो आपकी बात ठीक है कि आप सियासी चीज़ों पे तबसरा ना कीजिए, लेकिन कोई मशवरा तो आप दे सकते हैं कि बेहतर तरीका क्या है अपने लोगों को एजुकेट करना, चीज़ों को चले फिल्टर भी करना है तो कर दें, लेकिन सिरे से अगर आप दुनिया में एक चीज़ हो रही है आप उससे, अब वीपीएन के ज़रिए तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ख़ुद वज़ीर आज़म समेत उनके वज़रा भी ट्वीट्स करते हैं, लेकिन एक आम यूज़र के लिए उसको रोक देना, एक चीज़ को, एक्सेस को रोक देना, ये तरीक़ाकार ठीक है? इसके और क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, जिसमें एक्स को भी होना चाहिए। आई थिंक उसके साथ बैठ के बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि कोई एक लाए अमल तैयार करना चाहिए जहां आप हो सकता है कुछ चीज़ों पे कोई, आप अगर उसको करना चाहते हैं, जी, रोक ब्लॉक करना चाहते हैं, जो भी है ठीक। आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन एक ओवरऑल ब्लॉकेज ना हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि अगर इस तरह की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो अगर पाकिस्तान में डेटा और उससे रिलेटेड अपनी प्रेजेंस और उससे रिलेटेड जो माहदे हैं उनको साइन कर लें तो शायद वो आसानी होगी। अगेन वही बात है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए ठीक, और बहुत शुक्रिया, बैठ के बहुत शुक्रिया अपनी खुर्रम पाशा साहब, साबिक वाइस प्रेसिडेंट पाशा के हमारे, और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, मसले का हल निकालिए, लेकिन आप ब्लैकआउट कर देंगे, चीज़ों को बंद कर देंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, और ये एक अफसोसनाक पहलू होगा जिसके लिए हुकूमत वक्त को, जहाँ दीगर चीज़ों पर आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बेहतर ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत है, ना कि आप लोगों को इससे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ करके रख दें। आगे बढ़ते नाज़रीन, कौम का हीरो शहीद एतजाज़ हसन, जिसकी आज बरसी मनाई जा रही है, सैकड़ों बच्चों को खुदकुश हमले से बचाया था इस बच्चे ने। हंगू का इलाका इब्राहिम जई, जहाँ पे खुदकुश बमबार को स्कूल गेट पर गले लगाकर सैकड़ों मासूम जानें बचाने वाला पाकिस्तान का ये हीरो, और ये बच्चा था, ये कोई नौजवान या फिर कोई उधेड़ उम्र बुज़ुर्ग नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके भी उसी तरह के जज्बात थे जिस तरह से दीगर बच्चों के होते हैं। तो पूरी कौम का सलाम है ऐसे हीरोज़ को। आज उनकी बरसी है और 15 साल की उम्र में दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फायज़ होने वाला एतजाज़ हसन 6 जनवरी 2014 को खुदकुश बमबार से लिपट गया, और हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल में खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर वहाँ पे सैकड़ों बच्चे, जिनकी तादाद 2000 के करीब बताई जाती है, उनकी जानों को बचाने का कारनामा इस बच्चे ने सरअंजाम दिया था। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या तवक्कुआत हैं शायकीन की। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। इससे पहले कि हम बात करें अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे, ज़रा जायज़ा ले लेते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का, जहां पे गुलाबी रंग में पूरा स्टेडियम नहा गया। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हर साल का पहला मैच होता है वहां पे ग्राउंड को गुलाबी रंग से सजाया जाता है। ना सिर्फ ग्राउंड बल्कि जो शायकीन है आप देख सकते हैं उनका लिबास, उनकी कैप्स, उनकी ग्लासेस, हर एक चीज़ गुलाबी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। और इसकी वजह यह है कि अजीम साबिक जो ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर थे ग्लेन मैकग्रा, उनकी अनजानी अहलिया जेन मैकग्रा ये ब्रेस्ट कैंसर के बायस 2008 में जाने फानी से कूच कर गई थी। तो उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए ये दिन मनाया जाता है। सभी लोग गुलाबी रंग पहन कर आते हैं और ना सिर्फ उनकी अहलिया को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है बल्कि आगाही भी फैलाई जाती है कि किस तरह से क्या क्या इक़दाम करके ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। तो ज़बरदस्त थीम है, ज़बरदस्त प्लान है, उसके अंदर जो लोगों की शमूलियत है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो भी काबिल सताइश है। और अगर आपको ये भी बताएं कि जो अख्तिताम हुआ है बुनियादी तौर पे सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज़ ही पिंक टेस्ट का आखिरी रोज़ भी साबित हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ जो है वो 3-1 से अपने नाम कर ली है। तो काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा भारतीय सुरमाओं को भी, और साथ ही सेलिब्रेशंस भी चल रही थी। तो लोगों ने तो खूब इंजॉय किया, लेकिन भारत के लिए काफ़ी कड़वा ये दिन साबित हुआ है। अब आते हैं अपने खिलाड़ियों की तरफ, शाहीनों की कारकर्दगी की तरफ। आपके इल्म है पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच जारी है और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो शुरू में काफ़ी मायूस कुन रही है। और हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो बल्लेबाज हैं, हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी नाउमीद किया है। और जो तीसरे दिन का खेल का अख्तिताम था, पाकिस्तान ने 1 रन पर 213 रन बना लिए थे। बाबर आजम 81 रन पर विकेट गंवा बैठे और कप्तान शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान 205 रन की पार्टनरशिप लगी है। तो एक ज़बरदस्त कमबैक तो हुआ है। शान मसूद और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 102 और 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। देखते हैं कि आज क्या होता है। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या लगता है ये जो कमबैक हुआ है, जो बाकी रह चुका स्कोर, वो पूरा करने में हमारे बल्लेबाज कामयाब हो पाएंगे या फिर मुश्किल लग रहा है? देखें, जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस है पिछले 2.5-3 साल से, उसको अगर देखें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच बचा सके। उसकी वजह ये है कि अभी 2 दिन रहते हैं 208 रन चाहिए अभी भी। पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो डेफिसिट है उसको भी पूरा करना है, बल्कि उसके साथ साथ फिर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ेगी कि और साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट इतना टोटल सेट कर दे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कि अगर वो चेस ना भी कर सकें तो उस चेस के चक्कर में ही बैटिंग करते करते वो दिन गुजर जाए, कल का भी, और ड्रॉ हो जाए मैच। तो वो चीज़ मुझे होती भी नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आज ही या फिर मैक्सिमम कल के पहले सेशन तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट हो जाएगी और साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है, खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में, जो कि कोर समझा जाता है, जो कि हार्ड समझा जाता है क्रिकेट का। और आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी गलतियों से सीखे और आगे। अभी तक हुआ क्या? अब जो पहला मैच था उसके अंदर हम नाला थे अपने बल्लेबाजों से कि वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, और हमें यकीन होता है अपनी बॉलिंग के ऊपर, कॉन्फिडेंस होता है, हमारी स्ट्रेंथ ही वही है। इस बार क्या हुआ? रन्स का पहाड़ खड़ा हो गया, हमारे बॉलर्स काबू नहीं कर पाए। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्ट्रगल की है। और बॉलर्स की तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अब जिस तरह मीर हमजा हैं, उनका हर वक्त हमारे जो है ना वो सहाफ़ी हज़रात वावेला मचाते रहते हैं कि उनको चांस नहीं मिलता, उनको चांस नहीं मिलता। अब उनको चांस मिला है, वो भी साउथ अफ्रीका में, जो कि बॉलिंग कंडीशंस हैं जहाँ पे, और मीर हमजा को वो कंडीशन सूट करती हैं, लेकिन वहाँ पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। खुरम शहजाद की कोई अच्छी बॉलिंग नहीं है। आमिर जमाल तो ऐसे लगता है जैसे कोई गली मोहल्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। उनको एक कोई बाउंड्री लगती है तो वो आगे गुस्से में फिर ऐसी बॉलिंग करते हैं कि 2-3 और पड़ जाती हैं। तो जहाँ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने अपने बैट से सेंचुरियां बनाई हैं, आमिर जमाल ने अपनी बॉलिंग से सेंचुरी बना ली है, बल्कि सेंचुरी से भी काफी ऊपर चले गए हैं। और एक मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग ओवरऑल ठीक रही है। अगर आप देखें वो भी पहले टेस्ट मैच में जिसमें उन्होंने अच्छा स्पेल वगैरह डाले हैं। अदरवाइज तो आप देखें तो आपके सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। नसीम शाह जब से इंजरी से वापस आया है वो बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है। और जाहिर बात है कि जब आपके बॉलर्स
600 रन खा लेंगे तो बैट्समैन की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एटलीस्ट सेंसेबल बैटिंग करें। लेकिन बैट्समैन जो है वो मेरे ख्याल में एक दूसरे से शर्त लगा के आए होते हैं कि हम में से पहले आउट होके पवेलियन कौन जाएगा। और अभी खैर पाकिस्तान क्योंकि फॉलो ऑन का शिकार हो गया और पाकिस्तान ने अब जब दोबारा बैटिंग की है तो काफी बेहतर बैटिंग जी हाँ। की है। जिस अच्छा, तरह बैटिंग की बात हो रही है तो अहमद भाई, आपके ख्याल में साइम अयूब की कमी कितनी शिद्दत से महसूस कर रही है पाकिस्तानी टीम? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंजरी के बाद उनके जाने के लिए, उनके इलाज के लिए भी बातें हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इनका बेहतरीन इलाज करवाया जाए। बरतानिया वो जा रहे हैं और इस उम्मीद का भी इज़हार उन्होंने किया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो मुकम्मल रिकवर कर जाएंगे। आपको कितनी उम्मीद है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे? और उनकी कमी के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, डेफिनेटली सैम की कमी तो फील हुई है क्योंकि शान मसूद ने नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है अभी जब फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। लेकिन जब ये सेट हो गए थे तो इनको थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत थी क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा थे जो डेफिसिट था। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उससे ज्यादा भी स्कोर करना ताकि अच्छा टोटल सेट कर सके। तो सैम अगर यहाँ पे होता तो डेफिनेटली वो थोड़ा एग्रेसिव खेलता, थोड़ा अटैकिंग अप्रोच के साथ जाता। तो इस टेस्ट मैच में भी उसकी कमी फील हुई है। और आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जो कि इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है, आई थिंक वो उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैम अयूब की कमी फील होगी क्योंकि एक तो पाकिस्तान होस्ट भी है, फिर पाकिस्तान ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और सैम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो कि अगर हम वनडे के डायनामिक्स देखें तो खासतौर पे पावर प्ले में जिस तरह से वो अटैकिंग बैटिंग करता है वो आई थिंक किसी भी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। और सैम अयूब का ना होना पाकिस्तान की टीम को काफी ज्यादा जो है वो डेंट एक दे गया है। लेकिन अभी उसको सर्जरी के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया है और जाहिर बात है सर्जरी के बाद वो एकदम तो आके नहीं खेल सकता क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हो तो आप आउट ऑफ टच भी रहते हो, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे होते। तो फिर वापस जब आप टीम में आते हो वैसा परफॉर्म कर सकते हो या नहीं, ये फिर आई थिंक जब वो कम बैक करेगा तभी पता चलेगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे उसका कम बैक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। अच्छा, अभी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? 205 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप तो हुई शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान, लेकिन अभी भी 208 रन दरकार हैं। कौन लगता है कर पाएगा? देखें जी, जिम्मेदारी तो आई थिंक 11 प्लेयर्स हैं, 11 के शोल्डर्स पे ही है। अगर वो इसको जिम्मेदारी समझे, अगर अपनी जान छुड़ानी है और अपने सर से उतारने वाला काम करना है तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यही हाल रहना है। और सिर्फ बाबर आजम या शान मसूद ने ठेका नहीं दिया हुआ, आगा सलमान भी अब सीनियर प्लेयर हैं, रिजवान भी सीनियर प्लेयर हैं, इनको भी सेंसेबली खेलना पड़ेगा। उसके अलावा इस टीम में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर तो वो प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं या खेल चुके हैं ऑलरेडी और इन कंडीशन से भी फेमिलियर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए जब आपको एक बैटिंग टेम्पलेट आपका एक सेट हो चुका है और आपके एक ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल चुका है और उसके बाद बैटिंग को काफी हद तक विकेट भी सपोर्ट कर रही है। तो फिर बाकी बैट्समैन बिल्कुल सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करें तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, 208 रन बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से हमारे बल्लेबाज दोनों ने दिखाई है, शान मसूद ने पार्टनरशिप दी है बाबर आजम के साथ, उसी तरह की परफॉर्मेंस हमारे बाकी बल्लेबाज दिखाएंगे और हम कम बैक करेंगे ज़बरदस्त किस्म का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात हो जाए कुछ रावलपिंडी एक्सप्रेस की। फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल पेज ने एम्बापे स्टाइल का शुएब अख्तर से मुआजना कर दिया है और दोनों खिलाड़ियों का जश्न मनाने का अंदाज एक जैसा होने की वजह से दोनों खिलाड़ियों का मुवाजना बुनियादी तौर पे किया जा रहा है। एम्बापे ज़बरदस्त फुटबॉल प्लेयर हैं और दूसरी तरफ रावलपिंडी एक्सप्रेस वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर रहे हैं और अपनी धुआंधार बॉलिंग के ज़रिए वो दुनिया क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब रखते हैं। एम्बापे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और दोनों जब गोल करते हैं या आउट करते थे शुएब अख्तर तो वो भी रावलपिंडी एक्सप्रेस बुनियादी तौर पे जो आप उनका स्टाइल है, एक तो उनकी स्पीड की वजह से था और जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते थे फिर उसी स्पीड में दोनों बाजू फैलाकर जब वो सेलिब्रेट करते थे और ऐसे लगता था जैसे वो ट्रेन पर सवार हैं।
तो मबापे भी उसी अंदाज में कुछ लगभग सेलिब्रेट करते हैं गोल करने के बाद। तो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों का मुआवजा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि दोनों की बड़ी तादाद में फ़ैन्स हैं, एक के फुटबॉल की दुनिया में और दूसरे के क्रिकेट की दुनिया में। तो ज़बरदस्त स्टाइल है। इसी तरह जम के मबापे अपना नाम बनाइए, क्योंकि अभी आपने उस लेवल तक पहुँचने में, जिस यहाँ पे रावलपिंडी एक्सप्रेस पहुँच चुके थे, आपको थोड़ा और वक्त तो लगेगा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ गज़ा के बहन भाइयों की। इस्राएली मिसाइलों की आतिशबाजी जारी है। ठिठुरती सर्दी के अंदर भी कैंपों में दम तोड़ते जो बच्चे हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आपके इल्म है कि साल 9 पे न्यू ईयर के मौके पर रंगारंग आतिशबाजी से दुनिया भर में साल का आगाज़ किया गया। मधुर मौसीकी, शानदार दावतों से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन गज़ा आज भी लहू लहू है और गज़ा में सख्त सर्दी के दौरान होने वाली जो मूसलाधार बारिश है उसने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में तबाही मचा कर रख दी है। पनाह गुज़ीन ख़वातीन हों या फिर बच्चे हों, वो खुले आसमान तले ठिठुरती सर्दी की रातें गुजारने पर मजबूर हैं। उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। ना उनके सर पर छत है, ना लेटने को हमवार ज़मीन है। और सितम ये है कि काबिज़ इस्राएली फ़ौज ने साल 9 का जश्न भी उनके बेकस और लाचार फ़लस्तीनियों पर मिसाइलों और बमबारी की जो बारिश करके किया है। और साल 9 पर इस्राएली गज़ा के 4 बड़े अस्पतालों को तबाह कर चुका है। पहले ही आपके इल्म है कि फ़लस्तीनी मरीज़ों से ज़िंदगी की उम्मीद छीन ली गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए महविश कियानी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। वेलकम कहेंगे महविश साहिबा पाकिस्तान मॉर्निंग में। मुंतज़िर हैं गज़ा के बहन भाई कि कब दुनिया जागेगी, कब उन्हें एहसास होगा कि उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब वो तमाम जुल्म सितम जो कि सेहूनी फोर्सेस उन पर ढा रही हैं, वो अपनी जगह मौसम की सख्ती की वजह से भी उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ख़ास तौर पे जब हम सोचते हैं कि मासूम जो नन्हे बच्चे हैं, नन्ही कलियों की मानद, वो किस तरह से झेल रहे होंगे ये सारे जुल्म, ये बर्बरियत। जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं यही बात करूँगी कि हम मौसमी हालात के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो उनके ज़हनों पे असर हो गए हैं, जो उनकी ता-हयात के लिए उनके साथ रहेंगे, उसका इज़ाला कोई भी नहीं कर सकता। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हर जगह पे की गईं, और हम क्लाइमेट के बारे में भी बात करते हैं कि इस जगह पे जो है बैन कर देना चाहिए, इसकी वजह से हमारा जो मौसमी तब्दीली है उसमें और ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आतिशबाजियां हैं इनसे इतना क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जितना वहाँ पे बारूद और असला के इस्तेमाल से उन बच्चों के और उनके साथ साथ हमारे पूरे माहौल के ऊपर भी असर हुआ है। तो वो बच्चे तो बहुत जो है नन्ही उम्र से ही वायलेशंस का शिकार हैं, और उनको वो चीज़ें बड़ी वो बेहिस हो गए इन सब चीज़ों से। और बिल्कुल ऐसा ही है, मौसम तो उन्हें तंग करेगा ही करेगा, क्योंकि देखें वो जब भी कोई और कैंप बनाते हैं तो उसके ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है। तो उनको तो बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। और जैसे यूएनसीआरसी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहले लाइफ टू सर्वाइवल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उनका तो सर्वाइवल ही मुश्किल में आ गया है, बाकी सारे राइट्स तो बहुत दूर की तो बात मैं भी रह साहबा, जाती है। अगर हम बात जिस तरह आप भी बात कर रही हैं उन बच्चों की जिनका जहन साजी का वक्त था, जिनका खेलने कूदने का वक्त था, अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करने का वक्त था। हमारे अगर हम आम घरानों की बात करें तो कुछ छोटा सा वाक़या हो जाए तो हम मेंटल थेरेपिस्ट से रब्ता करते हैं कि उस ट्रॉमा से उस बच्चे को किस तरह से निकाला जाए, वो किस तरह से उस शौक से निकल पाएगा। लेकिन जिनके सामने पूरे ख़ानदान उजड़ गए, उनके सामने कट गए या उन्हें मुख्तलिफ बमों से उड़ा दिया गया, जिस ट्रॉमा से, जिस अजियत से वो गुज़र रहे हैं, इस वक्त भी उनके जहनों पे, उनकी शख्सियत पे उसके क्या असरात होंगे। और क्या हालात नॉर्मल हो भी गए तो वो क्या उस चीज़ों को, अपने माजी को भुला पाएंगे ज़िंदगी भर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसलिए मैंने कहा कि ये लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि हम एक छोटे से ट्रॉमा से, जैसे आपने कहा, नॉर्मल सेटिंग में बच्चे अगर गुजरते हैं तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो उनके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहता है और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। और इन्होंने तो बहुत बर्बरियत का सामना किया है। अपने बहुत अज़ीज़ जो रिश्तेदार हैं उन्हें अपने सामने ऐसी हालत में कटते मरते हुए देखा है
कि जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनमें बेहिस्सी की सूरत पैदा हो गई है। अब उन्हें वो वायलेशन से ये जो गोली बारूद उनके आसपास ये शोर और जो जंग का समा है, ये बहुत नॉर्मल लगने लग गया। जैसे हम लोग कोविड के बाद एक न्यू नॉर्मल अपने लिए कह रहे थे, मेरे जी ख्याल में हाँ। उनके लिए वो ये न्यू नॉर्मल है कि एक वो जो बिल्कुल सुकून की और जैसी हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनके लिए सिर्फ वो एक ख्वाब रह गया है। हकीकत तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जंगें ही रह गई हैं। और ये बच्चे अपनी जिंदगियों में आगे बहुत सारे मसाइल का शिकार रहेंगे, क्योंकि जिनसे अपने प्यारे ही छीन लिए गए। माँ जो है अपनी गोद में बच्चों को परवान चढ़ाती है, उन्हें परवरिश देती है, या बच्चे नॉर्मली स्कूल जाते हैं, कुछ सीखते हैं, उनकी जिंदगियों से ऐसी तमाम चीजें निकल गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डर रह गया है। तो ये बच्चे कभी भी अपनी जिंदगी में उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, या कोई और काम उस अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे जिनकी जहन साजी के वक्त पर ही उनके अंदर हरासियत और खौफ डाल दिया गया है। अच्छा, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ एजेंडाज़ लेके हकूक़ निस्वां पे, फेमिनिज़म पे लेके अपने जो जिसमें ज़ाती मफाद हो या उनको पता हो कि इसमें उनके ज़बरदस्त फंडिंग हो सकती है, उस पर तो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उस अंदाज में आवाज़ ना उठाने की क्या वजह है? सब ये मफाद परस्त हैं, अपने अपनी ज़ात के लिए ही ये एजेंडाज़ को डिस्कस करते हैं, हाईलाइट करते हैं? हाँ, नहीं, मफाद परस्त के अलावा मेरे ख्याल में मुझे ये कहना भी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि नाइजीरिया ने जब एक पिटीशन फाइल की, तो साउथ एशिया के बिहाफ पे भी एक तंजीम है, उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से भी एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जब जनरल पब्लिक उसके ऊपर साइन करती है, तो एक नंबर को रीच करने के बाद यूएन उसके ऊपर इंटरवीन करता है, और बहुत सारे लेटर्स लिखने के बाद भी इसराइल ने अपनी बर्बरियत को ख़त्म नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इतना मजबूत एक हम लोगों के सामने, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि जो ग्लोबल साउथ के सामने एक एजेंडा बना के रखा है कि हम पूरे आलम के अंदर पीस और जस्टिस को प्रमोट करते हैं, वो जी। बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। क्योंकि उसके बाद की तंजीमें तो बहुत छोटी फंडिंग के ऊपर काम करती हैं। सबसे पहले सही। तो अमन को नाफिज करना मेरे ख्याल में कि यूएन का काम है। इस तरह के इदारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इसमें बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि एक्सपोज भी हुए हैं। वो तमाम इंसानी हकूक़ के अलम बरदार जो कि ठेकेदार समझते हैं ख़ुद को इंसानी हकूक़ का, यहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, जो नस्ल कुशी हो रही है, जिसे मेट कर दिया गया तमाम गज़ा को, वहाँ पे मौजूद बुज़ुर्गों को, ख़ातीन को, बच्चों को जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया है, वो उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनके हालात और तकलीफ़ का अज़ाला मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया, महविश कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं कौमी हीरोज़ की, और आपकी मुलाकात करवाते हैं मुस्तफ़ाबाद के एक और काबिल फ़ख्र और लायक तहसीन हीरो से, जिनकी जो कामयाबियां हैं वो अनगिनत हैं और अभी तक ये पोशीदा रहे। जिस तरह की रिकग्निशन, जिस तरह की इनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी तक वो मिल नहीं पाए। तो हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसे हीरोज़ का तारुफ हम आपसे मुलाकातें करवाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हुकूमत भी उन्हें ओन करे और उनकी जो कामयाबियां हैं ना सिर्फ उन्हें ओन किया जाए बल्कि दुनिया को बताया जाए कि हमारे पास कौन कौन से हीरे मौजूद हैं। तो मोहम्मद बूटा साहब मुस्तफ़ाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। पाक फ़ौज से आपका ताल्लुक भी, आपको वेलकम कहते हैं पाकिस्तान मॉर्निंग में। बूटा साहब, ये आपके दाएं बाएं हम देख रहे हैं, आपकी जैकेट के ऊपर, आपके कोट के ऊपर अनगिनत मेडल्स मौजूद हैं। ये कामयाबियाँ किस फील्ड में आपने हासिल की, कब से कामयाबियाँ हासिल करते जा रहे हैं, और पूरी दुनिया को क्यों नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान में एक ऐसा हीरा भी मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरा तल्लुक से कसूर के नवाही कस्बा मुस्तफ़ाबाद से है। तो मैं 91 में आर्मी में एज ए फुटबॉलर वैसे भर्ती हुआ था। अच्छा। लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने शूटिंग के मुकाबले करवाए, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। और शूटिंग का शौक था या किसी को देख के इंस्पायर हुए तो आपने कहा मैं भी आजमाता हूं? मैं वैसे जो शूटिंग का वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जाके फायर किया था। अच्छा, और वो ठीक निशाने पे लगा? वो ठीक निशाने वो तुक्का था या क्या था वो? ना, बस वैसे ही कोई मेरा यानी कि इस फील्ड में आने का आपकी जजमेंट इतनी एक्यूरेट थी? वो भी थी, लेकिन मेरा कोई यानी कि यही आप समझ लें कि मेरा इस फील्ड में आने का एक जरिया बन गया था। तो उसमें वो चैनी कोच गए वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके 92 में मैं आर्मी टीम में आया हूँ। अच्छा। तो 92 से लेके 2021 में मैं नायब सूबेदार रिटायर हुआ हूँ।
तो इसमें मैंने इंटर सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, और ये मेरा आर्मी का रिकॉर्ड है कि 246 मेडल हैं नेशनल। 246 मेडल्स हैं, उसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं? 115 गोल्ड हैं, कोई 115 गोल्ड मेडल हैं, 80 के करीब कोई सिल्वर हैं, अरे वाह, और कोई 40 के करीब ब्राउन मेडल हैं माशाल्लाह। और कितने मुल्की मुकाबले थे, नेशनल थे, कितने इंटरनेशनल थे ये जो कि आपने मैंने जीते हैं? तकरीबन नेशनल भी, यानी कि हर साल नेशनल होती है, तो 92 से लेके 2021 तक तकरीबन सारी नेशनल खेली हैं। उसमें सैफ गेम खेली हैं, कॉमनवेल्थ खेली हैं और एशियन गेम खेली हैं। और ओलंपिक्स में ना जाने की क्या वजह है? आप इस तरह का ज़बरदस्त पोर्टफोलियो वाला शख्स तो ओलंपिक में जाता तो वहाँ पे भी लीड करता। जी, ओलंपिक में भी अगर मैं जाता तो इंशाल्लाह वहाँ पे मेडल लेके आता। लेकिन अभी भी कोई इरादा है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं? इंशाल्लाह अगर अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया जी, लेकिन अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए तैयारी करूँगा। छोड़ने की वजह क्या? बस आर्मी से रिटायर हो गए तो उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया, तो प्राइवेटली आप नहीं कर पाए, ये उसके लिए सपोर्ट नहीं मिली सही तरह से? उसके बाद सपोर्ट नहीं मिली। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता हुआ ही नहीं वजारत खेल की तरफ से, या आपने कोशिश की? नहीं, सही रिस्पांस नहीं आया? मैंने भी नहीं कोशिश की। आपने कोशिश भी नहीं की, इसकी क्या वजह? बस वैसे ही जब छोड़ दी शूटिंग, छोड़ के साइड पे हो गए बस। तो आप चाहते थे कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी एंजॉय करें? एंजॉय करें जी। अच्छा, आगे इसका था कि मैं किसी की कोचिंग करूं। अभी हालांकि यूनिवर्सिटियां वगैरह मुझे बुलाती हैं, ठीक है, वो जो भी डिपार्टमेंट बुलाता है उसकी मैं कोचिंग करता हूँ। अच्छा, कोचिंग करते हैं, लेकिन वो भी आप परमानेंट नहीं, पार्ट टाइम? पार्ट टाइम। तो ये जिस तरह की आपकी सलाहियतें हैं माशाल्लाह, क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं? वो कैटेगरी कौन सी है? आप बता रहे थे कि आप एयर गन के साथ भी, इसमें जो मैं वैसे ज़्यादा पिस्टल खेलता था। पिस्टल में एयर पिस्टल है, सेंटर फायर पिस्टल है, फ्री पिस्टल है, रैपिड फायर पिस्टल है, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल जो है 10 मीटर उसका डिस्टेंस है, 25 मीटर पे रैपिड फायर है, सेंटर फायर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिस्टेंस वाले आपने शूटिंग की? मेरे पिस्टल के टोटली वैसे 6 इवेंट हैं। अच्छा, तो मैंने 6 के 6 खेले। वैसे होता ये है कि जो भी खिलाड़ी है ना वो 2 या 3 इवेंट खेलता। ठीक है, तो मैंने यानी कि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मैंने एयर पिस्टल, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, सेंटर फायर पिस्टल, स्टैंडर्ड फायर पिस्टल, यानी कि मैंने ये सारे चलाए हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी कितनी होती थी? वो जो डॉट एक होता है जिसको हिट करना होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट उस निशाने पे जाके आपका निशाना लगता था? इसमें हमारा 60 शॉट का मैच होता। अच्छा, उसमें जो दरमियान वाला डार्ट होता ना वो 10 का होता। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बड़ा डार्ट होता 9 का होता, उसके बाद 8 होता। तो कोशिश ये होती है कि हम 9-10 की एवरेज दें। ठीक है, तो फिर जाके मेडल बनता। और आपकी एक्यूरेसी कितनी होती थी उस डॉट के साथ? उसमें कोशिश यही होती थी कि हमारी डेली प्रैक्टिस होती थी और 9-10 में हम ज़्यादा लगाते थे, तो इससे हमारा स्कोर जो है टॉप पे जाता था। ये माशाल्लाह आपने अपनी जैकेट के ऊपर ये इतने खूबसूरत मेडल्स जो सजाए हुए हैं, ये किन किन डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिले हैं? ये सारे बाहर के हैं। जो हम कितने बाहर के हैं? ये सारे तकरीबन बाहर के हैं। जो अब बाहर हम टीमों के साथ खेलते हैं। किन किन ममालिक में जाके आपने? मैं इंडिया गया हूँ। उसके इंडिया भी गए? जी, इंडिया गया हूँ। इंडिया 2 मरतबा गया हूँ। श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ, उसके बाद मलेशिया गया था, इटली गया था, कुवैत गया हूँ, ईरान गया हूँ, कतर गया था। ये तकरीबन काफ़ी मुल्कों में। अच्छा, वो कौन सा इवेंट था जिसमें आपको लगा हो कि यार ये मुकाबला बहुत सख्त है, या मेरा जो कंपेटिटर है, मदे मुकाबिल है, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर है? वो तो ऐसे कितने मुकाबले रहे? इस तरह के हर मुकाबले में इसी तरह होता है। यानी अगर पाकिस्तान में खेलती हैं तो इसमें नेवी की टीम अच्छी है। अच्छा, उनके साथ यानी कि बड़ा टफ मैच होता है। बाहर जाएं तो इंडियन के साथ ज़्यादा हमारा मैच टफ होता है। सही। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो आपको, बहुत ही यादगार कोई लम्हा आपके इन मैचेस का? वो इंडिया में था। अच्छा जी, उसमें कोई चीज़ अगर हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें, किस तरह का इवेंट था, किस शहर में था? इंडिया का हमारा की तरफ से कैसे? हरियाणा में था, तो वो कॉमनवेल्थ थी। अच्छा, उसमें हमें यहाँ से पाकिस्तान से वो उस वक्त वीज़ा नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो सारा दिन। ये किस सन की बात है? ये 95 की। अच्छा, 95 की बात है। हालांकि उस वक्त तो वीज़े कंपैरेटिवली इजी मिल जाते थे। तो उस वक्त तकरीबन रात को हमें 8 बजे कॉल हुई, जी फटाफट रेडी हो और एयरपोर्ट वीज़े जारी हो गए। जी, वीज़े जारी। तो जब हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तकरीबन 9 बजे एयरपोर्ट पहुँचे हैं और 10 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली की। तो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पर ये होता है कि हमारे साथ वेपन भी होते हैं, एमओ भी होता है। वहाँ पे चेकलिस्ट करते करते यानी कि उन्होंने ना कोई 2-3 घंटे लगा दिए। अच्छा, फिर होटल पहुँचे। ट्रेन जा रहे थे आप? नहीं, बाय एयर थे। जी। तो जब होटल पहुँचे तो सुबह मैच था, तो कॉमनवेल्थ की। और आपकी नींद पूरी नहीं होगी? नींद भी पूरी नहीं थी। वो नाश्ता भी उस तरह का नहीं किया, जाके मैच में खड़े हो गए। तो
तो मैच में जो मेन टॉप पे जा रहा था ना इंडिया, और मैं मेरा यानी कि उनका टफ बराबर मुकाबला जा चल रहा था। उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ तो अनाउंस हुआ जी फर्स्ट इंडिया, सेकंड इंग्लैंड और थर्ड पाकिस्तान, अच्छा, यानी कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ में उसका फिर आपको नुकसान हो गया जी। तो ये टैक्टिक्स भी तो हो सकते हैं ना, जानबूझ के इतना थका दो आप। वो अगर हाँ पहले भेजते, कोई प्रैक्टिस होती तो फिर इससे और भी ज़्यादा फायदा होता। अभी प्लान्स क्या हैं? क्या इसी तरह से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारनी है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं वजारत खेल आपसे रब्ता करे, आपका टैलेंट नए आने वाले बच्चों के अंदर भी आप अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोचिंग दी जाए उनको तो सिखा मैं सकें? सिखा सकूँ आगे। यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, जो प्लेटफॉर्म मुझे लेना चाहे मैं उनकी कोचिंग करूँ। अच्छा, बुनियादी चीज़ क्या देखते हैं या आपके अंदर जब आपको सेलेक्ट किया गया था तो क्या चीज़ देखी गई थी कि आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब वो आप फायर करते हैं तो गन का एक अपना झटका भी होता है, तो उसको किस तरह से ओवरकम करना होता है, निशाना अपने लगाना होता है, उसके लिए क्या टेक्निक? उसमें ये कि जो बेसिकली जो शूटर होता है ना, शूटर का ये होता है कि उसका जो माइंड है ना वो मिजाज ठंडा हो, गर्म मिजाज वाला, फोकस हो, ये ना हो कि आप दाएं बाएं या वो यानी तवज्जो बिल्कुल भटकी हाँ जी, शूटर को यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, कूल एंड काम। कूल, जितना कूल होगा, क्योंकि ये अभी जो पिस्टल शूटर है वो खड़ा होके उसने 60 गोलियां चलानी हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी ब्लड में वाइब्रेशन आई ना तो उसका मतलब है कि वो मैच से बाहर। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक और ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन ज़रा मेडल दिखा भी दीजिए ना, जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक बार ये मेडल्स दिखाई। और अभी मेरे ख्याल में ये मुकम्मल नहीं है, ये चंद जी मेडल ये थोड़े हैं, वैसे मेरे पास 246 हैं। 246 नेशनल मेडल्स इंटरनेशनल बूटा जी ने हासिल किए हैं और ये ज़बरदस्त कामयाबियां हैं, और ये रातों रात हासिल नहीं किए, इसके लिए सालों की मेहनत है, कई रातें जाग के ये मेहनत की गई है, और इसी तरह से अपने सीने में भी दर्जनों मेडल्स और हाथों में सैकड़ों मेडल्स उठा रखे हैं बूटा जी ने। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के टैलेंट को ना सिर्फ ओन किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए ऐसे जवानों को, ऐसे हीरोज़ को, बल्कि इनकी सलाहियतों को बुरोए कार लाया जाए। नए जो यूथ है, जो नया टैलेंट है, जो चाहते हैं इस फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाना, उन्हें इस तरह के मेंटर्स की ज़रूरत है, इनसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के सैकड़ों बूटे पैदा हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बूटा जी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये वो स्टोरीज़ हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि इनको पर्दा स्क्रीन पर लाया जाए, इन्हें दुनिया के सामने लाया जाए, और हुकूमत की भी तवज्जो दिलाई जाए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मुल्तान की, जिसका कैफ़े है जिसने लोगों को अपनी तरफ मुनफरिद डिज़ाइन की तरफ से मुतवज्जे किया है। इसकी वजह क्या है आप खुद ही देख लीजिए। लोग मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए इस कैफ़े का रुख करते हैं, जहां वो अपनी पसंद की जगह पर तस्वीर बनाते हैं, और इस चैनकनुमा कैफ़े को लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। मुनफरिद अंदाज है, जिस तरह कैटल होती है चाय की, उर्दू में चैनक कहा जाता है, तो उसको उसी थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है, और अपनी पसंद की चाय से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पे अपनी तस्वीर भी बनवाते हैं, और इस मुनफरिद कैफ़े को पसंद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ड्रोन शॉट है उसमें भी, और वैसे भी जो इसकी डिज़ाइनिंग है, जो आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया है, तो लोग मुल्तान के बहुत ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। तो ये जो कैफ़े है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कैटल के डिज़ाइन पे इसको डिज़ाइन किया गया है, और बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जा रहा है इसकी बनावट की वजह से, और सोशल मीडिया पे भी इसके खूब चर्चे दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक। और आपके इल्म में है महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं महंगाई कब कम होगी। हुकूमत मुसलसल उन्हें कह रही है कि जी हम काबू पा लेंगे, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, शरह सूद में कमी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जा रही है। वो कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर हमने काबू पा लिया है, और जो 4 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म भी अगले दिन जो उड़ान प्रोग्राम था उसके अंदर वो ये दावा कर रहे थे कि 7% से कम पे जो महंगाई को लाना है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ठीक है, कारनामा होगा, लेकिन अवाम इस कारनामे को महसूस क्यों नहीं कर रहे? आए दिन चीज़ों के मनमाने इजाफे जो हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और सूबाई दारकूमत की अगर बात की जाए, लाहौर में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 140 रुपये का प्याज है फ़ी किलो, जबकि मार्केट में प्याज 160 रुपये में मिल रहा है। टमाटर की बात की जाए, सरकारी निर्खों में 5 रुपये कमी के बाद 180 रुपये मुकर्रर हुआ है, लेकिन मार्केट में टमाटर 220-240 रुपये भी मिल रहा है।
आलू इसी तरह से 70 रुपये के बजाय 80 किलो में मिल रहा है। तो ये वजह क्या है? क्यों रेट लिस्टों में फ़र्क है? हुकूमती नर्ख जो कि कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस पर भी दस्तयाब क्यों नहीं है? राना वहीद लाहौर में मौजूद है, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। राना वहीद, लाहौर में बताएगा कि कितना डिफरेंस देख रहे हैं, कितनी महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं सरकारी निर्खों से, और क्या इसकी वजह कोई बताने वाला है? जो है अगर बात की जाए तो शहर में जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इसमें हम देखते हैं कि अगर सब्जियों की बात की जाए, जो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है उसमें, और जो रेट लिस्ट जो हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि वो अपने रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाएगी, लेकिन हम ओपन मार्केट में देखते हैं कि जगह जगह रेडी बान जो हैं अपनी मनमानी जो कीमतें हैं वो वसूल करते हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए तो जो प्याज है 140 रुपया उसका सरकारी रेट लिस्ट है, और मार्केट के अंदर जो है 180-200 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो अदरक है उसकी 400 रुपये किलो कीमत है, जो रेट लिस्ट के ऊपर 395 है, 295, जबकि 400 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी हैं, वो उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या जो रेट है सरकारी रेट लिस्ट, कभी उसके रेट पे भी सब्जी मिली है? नहीं भाईजान, कभी भी नहीं मिली। हम जब भी सब्जी लेने के लिए आते हैं सरकारी रेट से तकरीबन हर दफ़ा जो है ना 20-25 रुपये का फ़र्क होता है हमेशा हर सब्जी में। अब टमाटर का रेट जो है वो 180 रुपया 220 रुपये यहाँ पे जो है ना यहाँ पे रिटेल हो रहा है मंडी में। तो इस तरह हर सब्जी का यही हिसाब है। आलू का भी रेट 20-25 रुपये उन्होंने मंडी में हमेशा ज़्यादा लगाया था। ज़ाहिर मंडी नहीं है, ये एक रिटेल डिफेंस की मंडी लगती है मुझे, जहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो मंडी से तकरीबन। बहुत शुक्रिया, राना वहीद हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये बैड गवर्नेंस है, ये ऐसा नहीं है कि अवाम को पता ना चल रहा हो, अवाम को पता चल रहा है, और आपके जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं उसकी भी हकीकत खोली जा रही है। और अगर आप कोई मेहनत कर भी रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं अवाम के लिए, तो उस पर पानी फिर जाएगा अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे। अगर जो मुतल्लिका महकमे हैं अगर वो अपना काम नहीं सरअंजाम देंगे, तो इसी तरह से लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा और आपकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। मुर्गी का जो गोश्त है उसको भी पर लग चुके हैं, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो या पूरा लाहौर हो, पूरा पाकिस्तान हो, यही सूरत हाल देखी जा रही है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। तो किरण खान से जानते हैं कि कितना इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। किरण, जुड़वा शहरों में क्या रेट हो चुका मुर्गी का, और क्या यहाँ भी सरकारी जो रेट है उस पर दस्तयाब नहीं है मुर्गी? आटा, चीनी और अंडे तो पहले ही महंगे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुर्गी की जो कीमत है उसमें भी एक रिकॉर्ड इजाफा दिखाई दे रहा है। जो आम आदमी है, मुर्गी भी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर दिखाई देती है। जो 1 किलो की मुर्गी पहले अगर 500 में मिल रही थी, तो अब वहीं जो मुर्गी है वो 800 रुपये तक पहुँच चुकी हुई है। मतलब 1 किलो के ऊपर 200 से 250 रुपये तक का इजाफा हो चुका हुआ है। शहरी बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि मछली हम पहले ही नहीं खा सकते, गोश्त जो है वो आम आवाम की पहुंच से हमें बाहर दिखाई देता है, लेकिन जहां पर जो मुर्गी है अब उसकी कीमतों में भी एक रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरी ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ? हुकूमत जो है इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुर्गी जो दिन ब दिन है इजाफा क्यों दिखाई दे रहा है। भाई मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ मुर्गी की कीमत में इजाफा दिखाई दे रहा है। गरीब आवाम की पहुँच में मछली गोश्त तो पहले ही नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुर्गी जो है वो भी आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देती है हमें। जी, इसकी वजह यह है जी कि जो पहले मुर्गी 12-13 हज़ार रुपया मन आ रही थी, तो आज उसका रेट 19,200 रुपये मन हो गया है। ये तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया मन के साथ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें रेट को बढ़ाना पड़ता है। हमारा मार्जिन वही 20 रुपये जिंदा के पीछे होता है जो मुर्गी। बहुत शुक्रिया किरण, हमें बता रही थी जुड़वा शहरों का अहवाल, और यही सूरत हाल है। गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले मैं भी नाज़रीन मार्केट गया और 595 रुपये रेट बताया गया मुर्गी के गोश्त का, लेकिन कहा यह गया कि जी मार्केट में शॉर्ट हो चुकी है, तो ब्लैक में 650 से कम आपको नहीं दी जा सकती। तो ये सूरत हाल है पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर दुगने कीमतें हो चुकी हैं मुर्गी के गोश्त की, और गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। कब इसे कंट्रोल किया जाएगा, कब सरकारी निर्खों पे चीज़ें दस्तयाब होंगी, ये सवाल निशान है। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। एहतशाम उल हक हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। एहतशाम, सब्जियों के मुर्गी के जो निर्ख हैं वो कितने बढ़ चुके हैं फैसलाबाद में, और लोग क्या कहते हैं इस पर?
फैसलाबाद में भी मुर्गे की जो कीमत है वो आसमानों से बातें कर रही है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 30 रुपये रेट बढ़ता रहा है और आज जो मार्केट में रेट है वो 690 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने इस तमाम चीज़ से, तमाम सूरत से आंखें बंद की हुई है और 500 कुछ की पर्ची जारी कर दी है। जो सरकारी रेट है वो 590 रुपये का जारी किया, जबकि 690 में जो फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा कि चिकन खरीद कितना महंगा है? सर जी गरीबां ਦੀ पहुंच तो वैसे बाहर हो गया ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਲੂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਲੂ 70 रुपये किलो ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ 700 रुपये किलो ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਖਾਏਗਾ? कोई नहीं खा सकता। जैसे इन्होंने बताया कि अवाम की दुहाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम मुल्क, हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। 3 शहरों की हमने आपको सूरत हाल बताई है, लेकिन ये एक मंजरनामा था, ये एक तरह का आपको जो कहते हैं ना कि देग में से कुछ दाने आपको चखाए गए हैं, यही सूरत हाल है। यही जो दुहाई है ये पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती है। महंगे नरखों की, और चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों या फिर मुर्गी का गोश्त हो, चंद ही दिनों में डबल हो जाना ये समझ से बालातर है। इसको कंट्रोल करना बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को सोचना होगा, एहसास करना होगा, वरना आपको कल को जब वोट चाहिए होंगे तो इसी आवाम के गैस व गज़ब का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और जहाँ पे हम बात करते रहते हैं यंग टैलेंट की, पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है। एक यंग आर्टिस्ट अली अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त स्केचेस बनाते हैं। बहुत सी मशहूर शख्सियात के साथ मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के स्केचेस बना चुके हैं। कब से ये काम कर रहे हैं, क्या कुछ करने का इरादा है, ये उन्हीं से जानते हैं। तो अली अहमद, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो आपको ये जो ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं इस पर मुबारकबाद हो। कब से ये स्केचिंग का काम कर रहे हैं? को बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की थी या अपना शौक़ था ये आपका? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली मुझे ये बचपन में ही शौक़ था। मैं स्कूल लाइफ में करता था। फॉर्चुनेटली मेरे जो टीचर थे मलिक उस्ताद आबद साहब, उनका घर जो है वो मेरे घर के करीब ही था। तो जब मैं गुज़रता था तो उन्हें आर्ट वर्क बनाते हुए देखता था। और तो ये किस उम्र की बात है, किस क्लास में थे? ये तकरीबन कोई 9 ईयर का था मैं तब। अच्छा। तो तब से मैं उन्हें आर्ट वर्क बनाते हुए देखता था, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। अच्छा। तो फिर घर आके मैं बनाने की कोशिश करता था, लेकिन वैसा बन नहीं पाता था। तो फिर मैंने YouTube से बहुत ज़्यादा सर्च की इस आर्ट को सीखने के लिए। अच्छा, खुद से सीखा? पहले तो मैंने मतलब सर्च की ना, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ चीज़ें को बनाने को मिली। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ना थोड़ा सा सीखने के लिए मुझे कहीं निकलना पड़ेगा। तो मैंने अपने उस्ताद आबद अली साहब से रब्ता किया और उनसे जो रहनुमाई लेना शुरू की। तो उन्होंने पहले तो मेरा काम देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हुए कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बगैर काम सीखे इतना कुछ कर लिया है, तो सिखाएंगे तो क्या करेंगे? जी ऐसे ही। तो फिर उन्होंने मुझे रहनुमाई देना शुरू की। काफ़ी उन्होंने मेरे पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली उनसे? हाँ जी। तो क्या उन्होंने दाव पेश सिखाए? ज़रा हमारे देखने वालों को भी बताइए ना कि वो क्या चीज़ें थी, नोक पलक सीधी करना किस तरह से सिखाया और कितना टाइम लगा आपको? पहले तो मुझे एक आर्ट वर्क को बनाने के लिए तकरीबन एक दिन पूरा लग जाता, मतलब 24 घंटे, कभी 25 घंटे, और मैं लगातार ये काम करता रहता था। अच्छा। अब इतना जुनून था कि समझ ले मैंने इसके अलावा और कोई काम ही नहीं किया। अच्छा। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उस्ताद के पास गया और उनसे रहनुमाई ली, तो उन्होंने मुझे 1 घंटे में जो आर्ट जो है वो उसके सारा बनाना सिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने टाइम में एक स्केच तैयार कर लेते हैं आप? अब मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह वो स्केच जो है वो रेडी कर लेता। ज़बरदस्त। और हम देख रहे हैं आपकी जो पेंटिंग है ये खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही है कि आप कितने ज़बरदस्त स्केच आर्टिस्ट हैं। तो ये हो गए अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बहुत ही खूबसूरत एक्यूरेसी के साथ आपने बनाई है। हम देख रहे हैं आपके साथ और भी बहुत सी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, तो एक एक करके अहमद अगर आप दिखाते जाएं हमारे नाज़रीन को कि किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ। ये मैंने शाहिद अफरीदी साहब का बनाया, जो कि मैं इंशाल्लाह जल्दी। लाला के फ़ैन भी हैं आप? जी जी, इनसे मैं मिलने भी वाला हूँ जल्दी इंशाल्लाह। तो एक एक करके दिखाते जाइए। शाहिद अफरीदी के अलावा ये अर्तुगरुल ड्रामा है जो, जी हाँ, के जो अर्तुगरुल साहब है उनका बनाया है। ज़बरदस्त। तो अर्तुगरुल जो है एंगन अल्तान, उनकी तस्वीर बना रखी है, वसी शाह साहब की तस्वीर बना रखी है। इनसे भी मैं मिलने वाला जल्दी इंशाल्लाह। तो एंगन अल्तान के जो बेटे हैं कुरुलुस उस्मान वाले, जी, उनके भी स्केच बनाने का इरादा है? अभी है इंशाल्लाह, जल्दी बनाएंगे। ज़बरदस्त। वसीम बदामी साहब।
इनसे भी जल्दी। बेसिकली मैं बहुत सी शख्सियात से मिल भी चुका हूँ, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब की भी। हाँ जी, थोड़ा सा अगर आप इसको टिल डाउन कर दें, मतलब ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे नीचे, हाँ ये, ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े। हाँ ये अंदाज बेहतर है। और ये लास्टली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है और पेंटिंग है। तो ये सारी स्केच आर्टिस्ट के तौर पे आप काम करते हैं, पेंसिल के साथ बनाते हैं जी, या कलरफुल तस्वीर भी बना लेते हैं? कलरफुल भी, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। बेसिकली तो ये चारकोल से भी बनते हैं और दूसरा लेड पेंसिल से भी बनते हैं। तो ये आपने पेंसिल से तो बनाया? मैंने ये लेड पेंसिल से जो नॉर्मल जो मिलती है उनसे ही बनाया है, लेकिन अभी मैं प्रोफेशनली सीखना भी चाहता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट से भी सीखना चाहता हूँ, तो उधर जाके मुझे डिफरेंट जो है टूल्स वो नज़र आएंगे, तो फिर मैं उनसे भी इंशाल्लाह ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी तरह से ज़बरदस्त अपनी सलाहियतें दिखाते रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। था नाज़रीन यंग टैलेंट, जो कि अभी कुछ ही अरसे की ट्रेनिंग के बाद, कुछ ही सालों की ट्रेनिंग के बाद इस तरह के ज़बरदस्त स्केचेस बना रहे हैं और अभी बहुत कुछ करने का इरादा ये रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपके इल्म में कि चाइना के अंदर जो खूबसूरत फेस्टिवल हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर रंगारंग तकारीब थी और बहुत से वहाँ पे शायकीन थे जो कि पहुँचे हैं इस फेस्टिवल के अंदर। स्नो फेस्टिवल था, बुनियादी तौर पे बर्फ़ से तराशे हुए देवहैकल मुजस्मे यहाँ पर रखे गए थे। बुलंद व बाला बर्फीली इमारतें, चीन में जो आइस एंड स्नो फेस्टिवल है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, जिसके शहर हर्बिन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल में शिरकत के लिए हज़ारों सयाह पहुँचे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हर्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल में हर साल हज़ारों सयाह बर्फ़ से बने हुए ये शाकार देखने के लिए पहुँचते हैं। और इसके अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक की मशहूर इमारतें हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, इन्हें बर्फ़ के साथ तराश के बनाया जाता है। तो ज़बरदस्त ये फेस्टिवल जिसका सिलसिला जारी है। आप भी अगर चाइना में मौजूद हैं तो जाइए, इस इवेंट का हिस्सा बनिए और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एक ब्रेक लेते हैं हम और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए फिल्म इंडस्ट्री की। महविश हयात जो कि खूबसूरत अदाकारा हैं, आज अपनी 37वीं सालगिरह मना रही हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इनके चाहने वाले मौजूद हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर मशहूर गुलकारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। अदाकारों के साथ अदाकारी को फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और बेहतरीन फ़न व फ़नकारी पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। अपनी सालगिरह के ऊपर भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारिए और इस तरह का ज़बरदस्त काम करती रहिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के फ़ैन्स के लिए, दुनिया भर में अपने मौजूद फ़ैन्स के लिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मेगन मार्कल की वर्थलू मेगन इस जनवरी में नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करेगी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल ने नेटफ्लिक्स पर एक नए शो का ऐलान कर दिया है, जिसे स्ट्रीमिंग सर्विस एक लाइफस्टाइल शो के तौर पर बयान किया गया और इसमें बेलाग गुफ्तगू और बाज़ अमली तरीक़ों का मिलाप पाया जाता है। विद लव मेगन का प्रीमियर 15 जनवरी को होगा और इसमें 30 मिनट की 8 एपिसोड शामिल हैं, जिनमें मशहूर शख्सियात जैसे कि अदाकारा मैंडी किलिंग और एबिगेल स्पेंसर शामिल होंगे। और रिलीज़ होने वाले ट्रेलर में मेगन को रेस्पबेरी से केक को सजाते हुए और कैलिफोर्निया में, जहां वो अपने शौहर शहजादा हैरी और 2 बच्चों के साथ मुकीम हैं, छत्ते से शहद निकालते हुए भी देखा जा सकता है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। और आपको पता है कि चाहे वो डियाना हो या फिर उनके बच्चे या उनकी फैमिली, उन्हें देखने के लिए बेताब रहते हैं। बरतानवी लोग तो रहते ही हैं, उनकी तो वो शहज़ादी हैं, लेकिन दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले हैं वो इसके मुंतज़िर हैं कि अपने वो रियलिटी शो के अंदर क्या कुछ दिखाने जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि है सितारों का अहवाल। 2025 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि उनसा शाह आएंगी तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, ना सिर्फ इस हफ्ते में बल्कि 2025 के अंदर। तो आपको वेलकम कहेंगे उनसा शाह। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और क्या क्या अच्छी खबरें हैं हमारे देखने वालों के लिए? और ये भी बताइएगा आज कि वो कौन से स्टार्स हैं जो कि डोमिनेट करेंगे पूरे 2025 में। और सुनने में तो ये भी आया कि वो मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगा। तो एक ओवरऑल व्यू भी और इन ख़ास सितारों पर भी ज़रा बताइएगा कि क्या राय आपकी?
जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम गुड अस्सलाम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी नया साल आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। अब 2025 की बात करें तो ये नया साल जो है वो मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि 2025 किन ज़ोडिक साइंस के लिए अच्छा रहेगा, मार्स रिप्रेजेंट करता है एरीज, एरीज को रूल करता है एरीज को और अच्छा। स्कॉर्पियो को। तो एरीज और स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। फिर इस 2025 में 2 जो है 2 नंबर जो है वो 2 बार आया है और 2 नंबर मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता अच्छा। है और मून रूल करता है कैंसर को। तो कैंसेरियंस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। फिर लास्ट में जो 5 नंबर है 2025, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मरकरी को, जिसको सयारा जो है वो रूल करता है वर्गो और जेमिनाई को। और ठीक फिर है। ये साल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से प्लैनेट सैटर्न का ईयर भी है और सैटर्न प्लैनेट रूल करता है एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न को। तो ये चंद जो ज़ोडिक साइंस हैं ठीक इनके है। लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जाहिर है परफेक्ट तो कोई भी नहीं है कि हाँ, पूरा साल लेकिन इनके लिए इनके perfect लिए रहेगा। कंपैरेटिवली लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा 2025। अच्छा, कंपैरेटिवली ठीक। ये 2025 अच्छा रहेगा। अच्छा ज़रा आ जाएं हमारे अब हम मामूल के सितारों की तरफ, और ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है जी। सबका? जी एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली उनको बहुत देखभाल के काम अच्छा। करने हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, पैसों की लेन देन को लेकर इनको बहुत एहतियात करनी है वरना इनके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। टॉरस की बात करते हैं, स्टार का कार्ड है और स्टार मिरेकल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मिरेकल्स या मुआवजे होंगे टॉरियंस वालों की लाइफ में इस हफ्ते। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम जेमिनाई की बात करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा जेमिनाई वालों के लिए। बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं, अपने काम को लेके बहुत फोकस रहेंगे और अपनी मर्जी का काम करेंगे। बस आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है जेमिनाई वालों को। बिल्कुल फिर ठीक। कैंसर की बात करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैंसेरियंस वालों के लिए पैसा ये हफ्ता उनके लिए गुड लक लेकर आ रहा है। पैसा आ रहा है, कहीं ठीक है। पैसा फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल जाएगा। इस हफ्ते अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते तो हैं तो उसका आपके फायदा लिए होगा। लकी रहेगा। जी वर्गो की लियो की बात करते हैं। लियो वाले जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक तो थोड़ा सा लियो वालों के लिए हफ्ता यानी कि किसी से मशवरा जरूर करें किसी भी काम को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपने करनी अपनी है। दूसरों के मशवरों पे अमल जरा कम करें, सुने क्योंकि सबकी मुझे लेकिन ऐसा करें लगता है अपनी। आपको हाँ गलत मशवरे भी लोग दे सकते अच्छा। हैं। वर्गो वालों के लिए अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है ये हफ्ता। कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे वर्गो वालों के लिए, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो उनका करियर ठीक भी है। हो सकता है, उनकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। लिब्रा वालों के लिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फैमिली और पैसों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर लिब्रा वालों की शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, हैप्पीनेस, खुशियां आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, करियर हो, रिलेशनशिप हो। स्कॉर्पियो की बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ी सी सैड एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे या कोई ब्रेकअप के भी चांसेस हैं अच्छा। स्कॉर्पियो के। पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते स्कॉर्पियो का। फिर अब सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए एहतियात का हफ्ता है, सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से मुझे एंजाइटी डिप्रेशन नजर आ रही है। सेहत बिगड़ पैसे सकती है। अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सेहत आपकी बिगड़ सकती है और पैसों को लेके भी बहुत एहतियात करनी है, ट्रस्ट नहीं करना यहाँ पर। और मुझे लगता है कि सेजिटेरियस वालों को हर वक्त एक बेचैनी सी बिल्कुल रहती ठीक। है, इनसिक्योरिटी सी लगती है फ्यूचर को लेके। कैप्रिकॉर्न वाले स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर आपका कहीं काम फंस जाता है, अटक जाता है, डिलेज हो जाते हैं, चाहे शादी हो चाहे आपका बिजनेस हो, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से कोशिश उन करते चीजों रहना। को कंट्रोल करना ठीक। है, कोशिश करते रहना, स्ट्रगल करनी है और अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। सही।
अब बारी है एक्वेरियस की। ट्रैवलिंग लग रही है एक्वेरियस वालों की, हफ्ता बहुत बिजी भी रहेगा, ट्रैवल भी नजर आ रहा है, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेशन काफी नजर आ रही है, और सकता है ऐसा कोई काम जो फॉरेन से रिलेटेड हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई फॉरेन ट्रेडिंग, इस तरह भी हो सकता है। उसका फायदा हो सकता है। स्पाइसेस, हाँ स्पाइसेस वालों के लिए भी ये हफ्ता ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और जो है ये हफ्ता थोड़ा रेस्ट का हफ्ता भी है। पेशेंस रखें, अगर काम आपका उस वक्त नहीं होता जिस वक्त आप चाह रहे हैं, तो आपने इम्पेशेंस नहीं होना है, सब्र करना है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। ये चलें जी, बहुत शुक्रिया, उन सब मौजूद थी। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो सभी को मोहतात रहना है, सुनिए सबकी, कीजिए अपनी, और मोहतात रहते हुए, एहतियात के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।